हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम ल्यूसेंट की पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैंने अभी लास्ट ईयर्स के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो सीरीज भी स्टार्ट की है। लगभग 4 या 5 हमने क्लासेस की है ल्यूसेंट से पॉलिटिक्स की। तो उसमें हमने एक सीरीज हम कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं। उसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर बनेगा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मैं ल्यूसेंट में पहले ही रिवाइज करा चुका हूँ, लेकिन इसमें इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, जिनको कि आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए, देखना चाहिए, वो क्वेश्चंस में इधर नोट डाउन कर दिया हूँ। तो देखिए एक बार देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले होता है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। हमने जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है और जो अपने संविधान में ऐड किया है वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपको पता होगा जब भी इमरजेंसी हमारे देश पे लागू होती है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। और इमरजेंसी भी कई टाइप की होती है, जैसे आपका आपातकाल सबको याद है 1975 में इंदिरा जी के टाइम पे जब इमरजेंसी घोषित हुई थी तो उस समय पर भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा और भी कई बार आपातकाल लगा है, जैसे 1962 में चाइना वॉर के टाइम पे, 1971 में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल को हम सस्पेंड कर देते हैं तो वो ये जो पावर है, ये जो सोर्स है, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। सेकंड क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए से दोस्तों हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है अगर हमारा पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है, कोई भी कानून बनाता है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने रखा जा सकता है, इसका मतलब है कि अगर उसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है या फिर वो चीज़ संविधान के खिलाफ है, तो आप उसको पिटीशन दायर कर सकते हैं। और अगर जजेस को उसमें लगता है कि ये चीज़ वास्तव में ही उसके अगेंस्ट में है तो उस बिल को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, एक तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कनाडा से एक बात और दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ में फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं। फंडामेंटल पेपर में आता है फंडामेंटल राइट्स, तो वो भी हमने यूएसए से ही लिया है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से हमने लिया है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब कि फुली फेडरल नहीं है, पूरे तरीके से फेडरल नहीं है, ना पूरे तरीके से यूनिटरी है। मतलब कहने का ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको लगेगा कि सेंटर को ज़्यादा पावर दी हुई है स्टेट की बजाय। अगर स्टेट को सेंटर को बराबर पावर है तो इसका मतलब वो फेडरल सिस्टम हो गया। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। इसमें स्टेट पावर्स हैं, कुछ सेंटर पावर्स हैं और कुछ कॉनकरेंट पावर्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी रिमेनिंग पावर्स हैं इनको रेजिडुअरी पावर्स बोला गया है। रेजिडुअरी पावर्स बोला गया है। ये सारी पावर्स दी गई सेंटर को। इस वजह से सेंटर का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा सेंटर स्ट्रांग है। ये प्रोविजन हमने लिया है कनाडा से, ठीक है। नेक्स्ट, ओम्बड्समैन ऑफ स्कैंडिनेवियन। इससे हमने लोकपाल एंड लोकायुक्त लिया है। लोकपाल का बिल आप सभी जानते होंगे, अन्ना हजारे जी ने 2013 में इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। वो लोकपाल बिल के लिए ही किया था। मतलब आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक, हाईएस्ट पोजीशन तक कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो भी चीज़ें दूसरे देशों से ली है या खुद की बनाई हो रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। उसमें से इस एक्ट में से हमने मोस्टली चीज़ें अपने संविधान में दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से मिला है हमें? मतलब पहली बार जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है वो कहाँ से है? वो यूएसए से। यूएसए ने सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, ठीक है। आपको बता दो जानकारी के लिए कि ब्रिटेन में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है लेकिन मोनार्की है और रूल्स भी है लेकिन वो रिटन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे सेंटर हो, चाहे
आपका ग्रुप ए बी सी डी सभी तक ये क्वेश्चंस कवर है। इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चंस नहीं है, और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनसे ही रिलेट करके हैं वो है। साउथ अफ्रीका, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, आपको पता है राज्यसभा का चुनाव हम डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। डायरेक्ट चुनाव होते हैं जिनमें कि डायरेक्ट वोटिंग होती है। डायरेक्ट वोटिंग मतलब जनता जाती है पोलिंग बूथ पे, वहाँ पे वोटिंग करती है। लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव में क्या होता है कि हमारे MLA चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में 5 सीटें हैं राज्यसभा की, तो उनका चुनाव करने के लिए जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो MLA हैं वो अपनी वोटिंग करते हैं और उसके आधार पर ही राज्यसभा के MP को चुना जाता है। ठीक है, तो ये जो चुनाव है, ये जो तरीका है चुनने का, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप। आपको पता है USA में डबल सिटीजनशिप है, मतलब स्टेट का सिटीजनशिप अलग है, सभी स्टेट्स का अपना अपना सिटीजनशिप है। उदाहरण के लिए MP का, UP का, राजस्थान का, सबका अगर अलग सिटीजनशिप होता, सभी की नागरिकता अलग होती। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, एक ही सिटीजनशिप होती है। ठीक है, ये हमको मिला है ब्रिटेन से। ये प्रोविजन कहाँ से लिया है? ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी विषय है, उन पर स्टेट कानून बना सकता है, और सेंटर वाले में सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है। और कॉन्करेंट में ऐसी चीजें हैं जिनमें दोनों स्टेट और सेंटर दोनों कानून तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये संविधान का निर्माण करने के दौरान हमारे लीडर्स ने, संविधान के निर्माताओं ने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की हैं इसमें जो कि उस समय के हिसाब से पॉसिबल नहीं थी, जिनको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, जैसे कि ये अपना ये जो क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमी से रिलेटेड आपको जो भी सारी चीज़ें हैं, मेल फीमेल के लिए इक्वल पेमेंट, ठीक है, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें DPSP में है। 39 से लेकर आर्टिकल 39 से आर्टिकल 50 तक आपका DPSP है। प्रीएम्बल मैंने आपको बताया था, प्रीएम्बल जैसे कि एक मूवी का टीजर होता है, प्रोमो होता है, ऐसे ही प्रीएम्बल संविधान का प्रीएम्बल होता है, जिसमें कि आप उसको देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा संविधान किस ओर इंक्लाइन है, किस तरफ है। ठीक है, तो प्रीएम्बल को हमने लिया है फ्रांस से हमने अपने प्रीएम्बल को लिया है। प्रीएम्बल में सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स इसमें 1976 में ऐड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने किया सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पहले हम रिवीजन कर चुके हैं ल्यूसेंट में, उसके बाद उसमें जो मेन क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमने आज इसमें कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम दोबारा से करेंगे। अभी मेरा सोर्स है जो जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, अरिहंत की 14,000 प्लस की GS MC की बुक आती है, आप वो बुक लीजिए और रिवाइज कीजिए, साथ में जितना मैंने कराया उसको आप दोबारा कीजिए। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उतना आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ पाएंगे। फिर भी आपको क्वेश्चंस भी तभी हो सकते हैं जब आप थ्योरी को अच्छे से करेंगे, तो आप थ्योरी को भी रिवाइज कीजिए, थ्योरी क्लास भी मैं लेता हूँ, और साथ में आप MCQ को भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।